हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल स्वास्थ्य का मोटिवेट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, तो आज की सबसे पहली न्यूज़ के साथ हम लोग चलते हैं। पहली न्यूज़ है जो कि जुड़ी हुई है एक यूरोपियन कंट्री के साथ, जिस कंट्री का नाम है बेल्जियम। तो बेल्जियम ने आखिर क्या किया है, क्यों ये न्यूज़ में आया है? तो हुआ क्या है कि बेल्जियम बन चुका है सबसे पहली ऐसी कंट्री, फर्स्ट कंट्री जिसने सेक्स वर्कर्स को उनके राइट्स प्रोवाइड किए हैं, है ना? साथ ही सेक्स वर्कर के लिए एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने प्रिपेयर किया है जिसके थ्रू दे कैन टेक लीव, वो छुट्टियां ले सकते हैं अगर वो बीमार हैं तो। साथ ही मैटरनिटी लीव ले सकते हैं अगर कोई भी सेक्स वर्कर जो कि प्रेग्नेंट है, तो वो मैटरनिटी लीव भी ले सकती है। साथ ही मैटरनिटी लीव के अलावा पेंशन के लिए भी ये अब अप्लाई कर सकते हैं, है ना? इस लॉ के थ्रू, इन्होंने जो लॉ बनाया है सेक्स वर्कर्स के लिए, इसके थ्रू इन्हें भी फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो नॉर्मल सिटीजन्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑल्सो बेल्जियम ऐसा देश है जहां पर सेक्सुअल सर्विसेज लीगल है। ये कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे ये चीज ऑलरेडी लीगल की जा चुकी है। तो सबसे पहला ऐसा देश बना है जिसने सेक्स वर्कर्स की राइट्स के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट को पास किया है। इस वजह से ये न्यूज में आया है और हमारे लिए ये जानना जरूरी है। ठीक है। तो कौन कौन से और ऐसे देश है जहां पर प्रोस्टिट्यूशन क्रिमिनलाइज नहीं है, मतलब प्रोस्टिट्यूशन इलीगल नहीं है, वो लीगल है? तो ऐसे देश हैं न्यूजीलैंड, जहां पर ये डीक्रिमिनलाइज्ड है, और नीदरलैंड। नीदरलैंड इसके साथ साथ कुछ पार्ट ऑस्ट्रेलिया का, वहां पर भी ये डीक्रिमिनलाइज है। सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एज वेल, राइट? यहाँ पर इसके लिए इसे इलीगल नहीं माना जाता, लीगल स्टेटस दिया जाता है और इक्वल ट्रीट किया जाता है जैसे नॉर्मल एम्प्लॉयज को। ओके। अब बेल्जियम आया है तो यू शुड नो अबाउट बेल्जियम एज वेल। ये एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप का ये मैप है, इसमें आपको लोकेशन यहाँ दिख रही होगी, दिस इज बेल्जियम, राइट? और ये बेल्जियम का थोड़ा और क्लोजर मैप है। बेल्जियम जिसकी कैपिटल है ब्रूसेल्स, यहाँ पे ही आपको नाटो का हेडक्वार्टर भी दिखेगा। नाटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? ब्रूसेल्स में लोकेटेड है ना? ओके। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ प्राइज विच इज टर्नर प्राइज। शायद आपने कभी इसका नाम सुना नहीं होगा, बिकॉज आज तक कभी किसी इंडियन ने इसे जीता नहीं है। ये सबसे पहली इंडियन फीमेल है। एक्चुअली शी इज इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन स्कॉटिश। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है जसलीन कौर। जसलीन कौर। तो ये पहली भारतीय मूल की महिला बन चुकी हैं जसलीन कौर, जिन्होंने ये प्राइज जीता है, टर्नर प्राइज 2024 का एडिशन। तो 2024 में ये कौन सा एडिशन होस्ट किया गया? ये था 40th एडिशन। ठीक है। तो आखिर ये किस फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है? ये विजुअल आर्ट की फील्ड में अवार्ड दिया जाता है, विजुअल आर्ट्स की फील्ड में। जो इन्होंने एग्जीबिशन लगाई थी, उस एग्जीबिशन का नाम भी आप जान लीजिए, एल्टर अल्टर। इनकी एग्जीबिशन का नाम है जिसके लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। कहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है? तो ये अवार्ड दिया जाता है ग्रेट ब्रिटेन में। तो पहली भारतीय मूल की ये महिला बनी है, इस वजह से हमें ये जानना जरूरी है कि टर्नर प्राइज कौन से फील्ड से जुड़ा हुआ है। तो वो जुड़ा है विजुअल आर्ट की फील्ड से। 40th एडिशन का ये अवार्ड था और इंडियन ओरिजिन स्कॉटिश जसलीन कौर जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर हर एग्जीबिशन एल्टर आल्टर के लिए। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या चल रहे थे? असेंबली के इलेक्शंस। इलेक्शंस जैसे ही पूरे हुए, वोटों की गिनती की गई और इसके बाद ये पाया गया कि यहाँ पर दो अलायंस मेजरली, यहाँ पर एक्चुअली जो जिनके बीच में मेजर फाइट थी, वो कौन कौन सी थी? पहले तो महायुक्ति, महायुक्ति अलायंस, महायुक्ति
अलायंस, जिसमें कि कौन-कौन सी पार्टी शामिल थी? बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, साथ ही में एनसीपी पार्टी, एनसीपी पार्टी जो कि अजीत पवार की पार्टी है, ठीक है? दूसरी तरफ कौन था इनके ऑपोजिशन में? वो थे महाविकास अलायंस, महाविकास अलायंस। इनमें कौन-कौन सी पार्टी शामिल थी? एक तो कांग्रेस, दूसरा उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, और जो एनसीपी पार्टी है ये शरद पवार की एनसीपी पार्टी थी, ठीक है? शरद पवार की एनसीपी पार्टी, इन्हीं दो मेजर पार्टीज के बीच में जो थी फाइट थी। जब रिजल्ट्स आए, कितने सीटों पे इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे? 288 सीट्स पे इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे। रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर महायुक्ति अलायंस ने इस इलेक्शन को जीत लिया है, ठीक है? जीतने के बाद एज अ सीएम कौन बनाए गए? एज अ सीएम बनाए गए देवेंद्र फडणवीस जी। यहाँ पे देखो, आप इमेज में देख सकते हो। एज अ सीएम किसे अपॉइंट किया गया? देवेंद्र फडणवीस जी। अब आप सभी को पता है कि सीएम जब भी बनाए जाते हैं तो उनको शपथ दिलाने का काम वहां के उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर करते हैं। तो आपको गवर्नर का नाम भी जानना जरूरी है। गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र का नाम है सीपी राधाकृष्णन जी। इन्होंने ही देवेंद्र जी को शपथ दिलाई, ठीक है? मोदी जी आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे इमेज में। मोदी जी ने इनकी शपथ समारोह को अटेंड किया। साथ ही अमित शाह थे, राजनाथ सिंह जी थे जिन्होंने इनकी शपथ समारोह को अटेंड किया, ठीक है? तो क्या देवेंद्र फडणवीस जी पहली बार सीएम बन रहे हैं? तो नो, ये इनका थर्ड टर्म है। इससे पहले भी ये 2 बार एज अ महाराष्ट्र के सीएम वर्क कर चुके हैं, ठीक है? 2 डिप्टी सीएम भी साथ में इनके शपथ लिए हैं। एक तो ये हैं जिनका नाम है अजीत पवार जी, अजीत पवार जी, एंड सेकेंड वन इज जो महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम थे, एकनाथ शिंदे जी, एकनाथ शिंदे जी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 डिप्टी सीएम जिन्होंने चीफ मिनिस्टर के साथ में शपथ ली है। एक तो एकनाथ शिंदे जी हैं और दूसरे हैं अजीत पवार जी, अजीत पवार जी, ठीक है? इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है कि महाराष्ट्र के सीएम के तौर पे देवेंद्र फडणवीस जी को चुना गया है। 2 डिप्टी सीएम है, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जी। आप सभी को पता होगा कि इससे पहले देवेंद्र जी से पहले एज अ सीएम एकनाथ शिंदे जी ही अपॉइंटेड थे महाराष्ट्र के सीएम के तौर पे, ठीक है? अब महाराष्ट्र न्यूज में आया है तो मैप में आप इसकी लोकेशन देख लो। हियर इट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, है ना? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जो कि कौन से आइलैंड पे लोकेटेड है? सेलसेट, सेलसेट आइलैंड पे लोकेटेड है, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू साउथ कोरिया। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। साउथ कोरिया में हुआ क्या? साउथ कोरिया में यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, यहाँ इमेज में आप देख पा रहे होंगे, इनका नाम है योन सोक योल। इन्होंने 3 दिसंबर को पूरे साउथ कोरिया में इम्पोज कर दिया मार्शल लॉ, मार्शल लॉ यानी कि मिलिट्री रूल। आखिर ऐसा किया क्यों इन्होंने? तो इन्होंने रीजन ये दिया कि जो इनकी ऑपोजिशन पार्टी है वो बहुत ज्यादा नॉर्थ कोरिया के साथ टच में है। साथ ही ऑपोजिशन पार्टी बहुत सारी एंटी स्टेट एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है। तो ये चाहते थे कि साउथ कोरिया को प्रोटेक्ट किया जाए बाय इम्पोजिंग मार्शल लॉ, जिसके चलते इन्होंने मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया पूरे साउथ कोरिया में। और यहाँ की पार्लियामेंट, जिसे हम नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं, वहां पर जितने भी एमपीज वगैरह थे, उन लोगों ने मार्शल लॉ को जल्द से जल्द रिपील करने की डिमांड की, जिसके बाद 6 घंटों के अंदर अंदर मार्शल लॉ को पूरी तरीके से हटा दिया गया। इतना करने के बाद अब ये डिमांड की जा रही है कि योन सोक योल जो हैं, ये चाहते थे कि अपना डिक्टेटरशिप, जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया में आपने देखा होगा किम जोन यून जो है, किम जोंग यून,
वो बहुत ज़्यादा तानाशाह जैसा बिहेव करते हैं, नॉर्थ कोरिया को कोई फ्रीडम नहीं है। उसी तरीके से ये भी चाहते थे खुद को डिक्टेटरशिप में डिक्लेयर करना, खुद को डिक्टेटर बताना और साउथ कोरिया के ऊपर रूल करना। तो अब ऐसी डिमांड हो रही है नेशनल असेंबली में कि या तो योन सूक योल रिजाइन करें या तो इन्हें इम्पीच कर दिया जाएगा। अब जो भी होगा वो आने वाले टाइम में आपको ज़रूर पता लगेगा। सो दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम, साउथ कोरिया में ऑलरेडी पहले भी 16 बार मार्शल लॉ को अप्लाई किया जा चुका है। लास्ट जो इम्पोज किया गया था वो था 1980 में। तो जो यहाँ के प्रेसिडेंट है ना, इनके प्रेसिडेंट और इनकी जो वाइफ है, इन दोनों के अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे केसेस चल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आपको एक नया प्रेसिडेंट साउथ कोरिया का देखने मिलेगा एंड डेफिनेटली हम उसको भी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप बस इतना याद रखो, यहाँ के प्रेसिडेंट अभी कौन हैं जिन्होंने मार्शल लॉ को इम्पोज किया है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज अगर न्यूज में आती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनते हैं एग्जाम में, है ना। साउथ कोरिया की कैपिटल आपको पता होगी सियोल है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ मिशन। अभी हाल ही में क्या किया गया, एक मिशन को लॉन्च किया गया है। वो मिशन है हिमवीर। और ये मिशन कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अपने भारत में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल है ईटानगर। तो ये जो मिशन लॉन्च किया गया है, जिस मिशन का नाम है मिशन हिमवीर, ये मिशन आखिर लॉन्च किसने किया, तो ये लॉन्च किया यहाँ के चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है पेमा खांडू जी। क्या नाम है, पेमा खांडू जी। इन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया है, ठीक है। तो आखिर ये मिशन में होगा क्या, इस मिशन में ये होगा कि जो आईटीबीपी के जवान हैं, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्सेस, ये क्या करेंगे, लोकल लोगों तक, वहाँ के जो लोकल लोग अवेलेबल है ना रिमोट एरियाज में, उन तक डेली नीड की चीजें लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीजें उन तक पहुंचाने का काम करेंगे, ठीक है। और ये आईटीबीपी की ही जिम्मेदारी होगी कि वो लोकल लोगों तक इन सारे सामानों को पहुंचाएं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, मिशन हिमवीर कौन से स्टेट से रिलेटेड है, अरुणाचल प्रदेश। किसने लॉन्च किया, वहां के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने। क्या है इसका एम, तो लोकल रिमोट एरियाज तक फ्रूट्स वेजिटेबल्स, जितनी भी डेली नीड की चीजें होती हैं, खाने पीने के सामान होते हैं, वो आईटीबीपी के जवान लोकल लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। ओके, तो अब आईटीबीपी आया है तो जरा इसके बारे में जानिए। आईटीबीपी होम अफेयर मिनिस्ट्रीज के अंडर में आते हैं, होम अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। एट प्रेजेंट आईटीबीपी के हेड कौन है, उनका नाम है राहुल राहुल रसगोत्रा। फॉर्म कब गया गया था आईटीबीपी को, इसे फॉर्म किया गया था 1962 में, जब इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी, चाइना की वॉर हुई थी, तब इस पुलिस फोर्सेस को फॉर्म किया गया था, ठीक है। आपको पता भी होगा कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। वहां पे आईटीबीपी के जवान ही हैं जो पेट्रोलिंग का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू श्रीनगर, द फेमस, सबकी डेस्टिनेशन होती है ना घूमने की, श्रीनगर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर उबर ने अपनी सर्विसेज लॉन्च की हैं। अब लोग घर बैठे ऑनलाइन मोड पे शिकारा बोट्स बुक कर सकेंगे बाय उबर ऐप, बाय उबर ऐप। ये जो यहाँ पे डल लेक में बोट्स चलती हैं, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, शिकारा के नाम से जानते हैं। तो इसे अब स्पॉन्सर किसने कर लिया है, उबर ने कर लिया है। अब जो भी टूरिस्ट यहाँ पर विजिट करने जाएंगे, वो क्या कर सकेंगे, घर बैठे बैठे आराम से उबर ऐप पे शिकारा बोट को बुक करेंगे। जब भी इन्हें राइड लेनी होगी, ये वहां जाएंगे और शिकारा बोट पे आराम से राइड ले करके डल लेक की बहुत ही सुंदर सुंदर सी सीनरीज को विजिट कर सकेंगे और आनंद ले सकेंगे, है ना, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज आपको जाननी जरूरी है, श्रीनगर
विच इज कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जिसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था 2019 में। ये तो आपको बहुत बार मैंने बता रखा है। और श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है झेलम नदी के किनारे, है ना। डल लेक द फेमस। और तो और यहाँ पर शिकारा फेस्टिवल को भी आयोजित किया जाता है। कौन सा फेस्टिवल? शिकारा फेस्टिवल, जहां पर इन्हीं बोट से रेसेस वगैरह कंडक्ट कराए जाते हैं। और अभी हाल ही में आपको मैंने बता रखा है कि वुमेन्स बोट रेस भी ऑर्गेनाइज किया गया था यहाँ पर। विमेन्स ने शिकारा बोट को चलाया था और उस रेस में पार्टिसिपेट किया था। सो यू शुड नो कि शिकारा, उबर शिकारा कहाँ पर लॉन्च किया गया है? श्रीनगर में। नाउ हियर इट इज मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल मैंने बता दी आपको, श्रीनगर। श्रीनगर ये समर कैपिटल है एक्चुअली। अगर विंटर कैपिटल की आप बात करोगे तो वो है जम्मू। जम्मू इज विंटर कैपिटल। विंटर कैपिटल। कब इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को अलोंग विथ लद्दाख। लद्दाख के साथ ही ना जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। सो दिस इज इट। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ डे। सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे ऑन 5 दिसंबर को हर साल। एनुअल बेसिस पे इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो क्यों आखिर इस डे को सेलिब्रेट करते हैं? इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि कितना जरूरी है हमारे लिए हेल्दी सॉइल, यानी कि मिट्टी। क्या इंपॉर्टेंस है हेल्दी सॉइल की? क्या इंपॉर्टेंस है हेल्दी सॉइल की? साथ ही हम ये चीज रिमाइंड करते हैं, खुद को याद दिलाते हैं कि सॉइल हमारे इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि नहीं? सॉइल इसीलिए कंजर्व करना, सॉइल को प्रोटेक्ट करना कितना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थीम क्या रखी गई इस बार की? तो थीम रखी गई है केयरिंग केयरिंग फॉर सॉइल्स। केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर, मॉनिटर, मैनेज। मेजर, मॉनिटर, मैनेज। ठीक है, तो आप थीम में देख सकते हो कि हमें सॉइल की केयर करनी है, मेजरमेंट करने हैं, मॉनिटर करना है और मैनेज करना है कि किस तरीके से हम सॉइल को प्रिजर्व कर सकते हैं सो दैट हमारे इकोसिस्टम में बेहतर तरीके से सारी चीजें बनी रहें, है ना। सबसे पहली बार कब सेलिब्रेट किया? तो सबसे पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया था फर्स्ट टाइम December 5, 2014 में बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इन्हीं के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि हमें कुछ ऐसा डे सेलिब्रेट करना चाहिए, तो ये वर्ल्ड लेवल पे सॉइल डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। ऑर्गेनाइज क्या किया जा रहा था? जूनियर जूनियर हॉकी एशिया कप। एशिया कप कहाँ पर इसे होस्ट किया जा रहा था? इसे होस्ट किया जा रहा था ओमान में। मस्कट ओमान में। फाइनल मैचेस किसके किसके बीच खेले गए? तो फाइनल मैच खेला गया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, है ना। और यहाँ पर भारत ने जीत दर्ज कर ली है। भारत की ये तीसरी कॉन्जिक्यूटिव जीत है, मतलब लगातार 3 बार जीता है। और अगर ऐसे आप बात करो तो ये 5th टाइटल है भारत के नाम। इसके पहले भारत ने कब कब जीता है? ईयर 2004 में, 2008 में, 2015 में, 2023 में और 2024 में। ये टोटल 5 बार हैं भारत के नाम इतने टाइटल आए हुए हैं। ये भारत के नाम 5th टाइटल था। ठीक है, कैप्टन कौन रहे यहाँ पर? तो कैप्टन का नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कैप्टन रहे आमिर अली जी, जो कि बिलोंग करते हैं लखनऊ से। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। सेम थिंग आप पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम से। ये क्लास जस्ट एंड होने के बाद अभी मैं पीडीएफ ड्रॉप करूंगी, सो यू कैन कलेक्ट पीडीएफ फ्रॉम देयर एंड जस्ट मेक श्योर कि आप केवल कीवर्ड्स लिखो जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ।
उतना आपके लिए काफ़ी होगा। कब न्यूज़ क्या होती है ना कभी-कभी कि रिपीट होती है। जैसे अभी साउथ कोरिया वाला न्यूज़ आपने देखा। अभी वहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज़ हुआ है। अभी आने वाले टाइम में वहाँ पे नए प्रेसिडेंट अपॉइंट होंगे। तो फिर से एक बार हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आप केवल की पॉइंट्स लिखा करो, जितनी चीज़ें मैं बताते जाती हूँ। ठीक है? आने वाले टाइम में हम रिवीजन का सेक्शन भी ऐड करेंगे। जो-जो हमने पढ़ा है ना प्रीवियस, उसको भी साथ-साथ जोड़ते जाऊँगी मैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप सभी के लिए ये यूज़फुल होगा एंड आप कंटिन्यूअसली जिस तरीके से मैं कंसिस्टेंटली क्लासेस ले रही हूँ, आप भी इसे अटेंड कर रहे होंगे। अपने नोट्स आप खुद से बनाइए। पीडीएफ से पढ़ने से बेटर है कि आप अगर अपना नोट खुद से बनाएँगे, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करूँगी कि आप सब नोट खुद से बनाओ, है ना? ओके, सो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।